नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये सही है कि साम्यवादी आज राजनीति के हाशिए पर हैं और धीरे-धीरे और भी सिमटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनका एक गौरवशाली अतीत रहा है। आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान हो या फिर मेहनतकश तबके के लिए उनका संघर्ष, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है, जिस पर वे गर्व कर सकते हैं। एक समय राष्ट्रीय राजनीति पर भी कम्युनिस्ट पार्टियों का अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था। वे राष्ट्रीय एजेंडे को सेट करते हुए नजर आती थी। यहाँ तक कि अपनी राजनीतिक ताकत के बल पर सरकारें बनाने और गिराने तक में उनकी भूमिका होती थी। इस सब के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टियां 100 साल का जश्न नहीं मना रही हैं। उनमें ना उत्साह दिख रहा है और ना ही उम्मीदें। क्या ये समय उनके लिए अपनी उपलब्धियों को याद करने का नहीं है? उनसे ऊर्जा प्राप्त करने का नहीं है, लेकिन वे ऐसा करते हुए नहीं दिख रही हैं, तो क्यों? 100 साल के बहाने वे आत्ममंथन भी कर सकती हैं, अपनी गलतियों को चिन्हित कर सकती हैं और उसके आधार पर रोड मैप भी तैयार कर सकती हैं। मगर वे ऐसा करते हुए भी नहीं दिख रही हैं। आखिर क्यों? सीपीआई एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। दीपंकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो 100 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में जश्न मना रहा है। दूसरी तरफ कम्युनिस्टों में सन्नाटा है। ऐसा क्यों है? नहीं, पहली बात तो सन्नाटा बिल्कुल नहीं है। साल भर का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया था और कई कार्यक्रम हुए और लोग बिल्कुल याद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जश्न मनाने वाली जैसी बात तो नहीं होगी, क्योंकि अभी जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र चाहने वाले, एक आधुनिक भारत की कल्पना करने वाले कोई इस समय खुश तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए जश्न मनाने का या अपने अतीत की उपलब्धियों पर बहुत गर्व करने का ये समय नहीं है। आज की चुनौतियों पर चर्चा ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन शायद एक कारण जो आपको लग रहा है कि लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसको मना क्यों नहीं रहे हैं, तो इसका एक कारण है। क्योंकि इस भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत कब से माना जाए, इस पर दो अलग अलग राय है। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के तहत ताशकंद में हुआ था, वो 1920 में हुआ था। और सीपीआईएम उसी को भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के एक तरीके से जन्म मानती है। और इसीलिए सीपीआईएम ने 2020 में ही 100 साल वाला कार्यक्रम कर लिया। सीपीआई जो 1925 में 26 दिसंबर को कानपुर से जो शुरुआत हुई थी, सीपीआई उसी से मानती है। और हम भी क्योंकि भारत के अंदर हुआ था और इसीलिए कानपुर को ही हम लोग भी मानते हैं। और इसीलिए ये 100 साल का कार्यक्रम पार्टियों के बतौर अगर देखा जाए तो सीपीआई और सीपीआईएमएल, हम लोग इसको मना, सीपीआईएम उस हिसाब से नहीं मना रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारत के संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन, उसके 100 साल तो पूरे हो ही गए। कोई 100 कहिए, 105 कहिए, जो कहिए। तो इसलिए, और आज जो आपने कहा कि एक तरफ 100 साल आरएसएस के और एक तरफ 100 साल कम्युनिस्टों के, और दोनों आमने सामने, दो ऐतिहासिक तौर पर भी आमने सामने रहे हैं और आज की परिस्थिति में तो और ज्यादा। इस पर हम लोग चर्चा हर जगह कर रहे हैं। और बाकी तो देखिए, चुनाव में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। तो कम्युनिस्ट पार्टियां कोई बहुत चुनाव में कितनी सफलता है, कितने विधायक है, कितने सरकार है, इसके लिए तो नहीं जाने जाते हैं। आरएसएस को भी देख लीजिए, 100 साल में तो सत्ता तो इधर जाकर के हाथ में आई है। तो 100 साल आरएसएस के उसमें सत्ता कहाँ, सत्ता तो बस 2014 के बाद से लगातार, उससे पहले समय समय पर। इसीलिए हमें लगता है कि सत्ता वाला जो सवाल है उसको हटा करके वैचारिक राजनीतिक सवालों पर ही बात आज होनी चाहिए। जी, लेकिन शक्ति की तो बात की जाएगी कि कम्युनिस्ट पार्टियों की ताकत जो कुछ समय पहले तक थी, वो आज बहुत कम दिख रही है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां राजनीति को प्रभावित करती थी, उसको दिशा देने की स्थिति में थी, लेकिन पिछले 15 सालों में खास तौर पर स्थितियां उलट गई हैं। क्या इसे आप इस तरह से देखना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में ही एक जो फासीवाद का दौर आया है,
उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है, या सोवियत संघ के महापतन से जो झटका मिला वो पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों को मिला, उसमें भारत भी शामिल है? नहीं, मैं इस रूप में नहीं देखता हूँ। देखिए, सोवियत संघ का पतन तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के कम्युनिस्टों के लिए बड़ा सवाल है, और अभी भी वो सवाल एक तरीके से बना हुआ है, क्योंकि जहां सबसे पहले क्रांति हुई और बिल्कुल एक नया देश बना, सोवियत यूनियन नाम का कोई देश तो पहले था ही नहीं, एक नए देश का क्रांति के साथ साथ भूगोल बदला, इतिहास बदला, नए देश का निर्माण हुआ, और वो देश आज दुनिया के नक्शे पर नहीं है। तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जहां से कम्युनिस्टों को सबक लेना है कि जहां इतने बड़े क्रांति का मतलब एक किसी समाज में, मैं तो मानता हूँ, ऊर्जा का विस्फोट, ऊर्जा और उम्मीदों का विस्फोट। और उसके बाद उसी देश में 70 साल बाद जिस समय सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ, तो लगा कि वो अचानक बिल्कुल खत्म, उसको लेकर के कहीं कोई एक गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई जंग नहीं हुई, भीतर से अचानक लगा कि ये उसका समय समाप्त हो चुका था। तो वैसे में ये ठहराव क्यों आया था, उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर तो अध्ययन करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे दुनिया भर के कम्युनिस्ट कहीं कोई उसके चलते पीछे चले गए। इसी दौर में आपने देखा होगा कि लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट काफी आगे बढ़े हैं, यूरोप में भी जगह जगह बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे नेपाल का जो कम्युनिस्ट आंदोलन, वहां भी अभी मान लीजिए एक दूसरे तरह का संकट है, लेकिन राजशाही को खत्म करने में, एक नया गणतंत्र स्थापित करने में कम्युनिस्ट ही तो सबसे आगे रहे। और भारत में भी हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। सवाल मेरे ख्याल से वो नहीं है। फांसीवाद का भी जो दौर दुनिया भर में अभी दिख रहा है, भारत में भी दिख रहा है, लेकिन ये भी भारत वाला फांसीवाद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय परिघटना नहीं है। वो कोई अंतर्राष्ट्रीय परिघटना का भारतीय संस्करण मैं नहीं मानता। ये एक तरह से भारतीय परिघटना है, क्योंकि आरएसएस जो है 1925 में जिस समय बना, उसी समय से वो भारत में फांसीवादी विचारधारा थोपने पर काम करता रहा है, और आज उनको मौका मिला। तो इसलिए भारत में जो कुछ अब दिख रहा है उसमें आज का समय का इम्पैक्ट है, लेकिन उनके 100 साल की जो पूरी कोशिश, पूरी यात्रा है, वो भी है। तो हमें लगता है कि इस समय ये जरूर आज के कम्युनिस्टों को अ, आज जो देश में लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हमारा जो संविधान यहाँ बना था, जिसमें एक आधुनिक भारत की कल्पना की गई थी, वो संविधान खतरे में है। उस संविधान में जितने अधिकार हमें मिले थे, एक एक करके अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो वैसे में आज देश में आजादी, संविधान और लोकतंत्र, जो कुल मिला करके मैं मानता हूं कि एक पैकेज हमारे लिए पैकेज डील था आजादी के आंदोलन के बाद, एक साथ हमें तीन मिल गया। देश में आजादी मिली, हमें एक संविधान मिला, और उस संविधान के तहत देश में एक संसदीय लोकतंत्र आया, और लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। तो वो पूरा जो 1947 में जो कुछ हमें मिला था, 47 से 50 में, वो सब कुछ आज एक संकट और संक्रमण के दौर में है। तो हमें और मजबूत आजादी चाहिए, और मजबूत लोकतंत्र चाहिए, और संविधान में जो अधिकार थे वो और पूरे अधिकार सबके लिए चाहिए। तो जहां हमें आगे बढ़ना है, ये चाहिए, उसी समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सब खत्म करके हमें पीछे धकेलने पर आमादा है। तो मेरे ख्याल से आज देश दूसरी आजादी के आंदोलन के दौर में है, और ठीक जैसे पहली आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट एक साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी मैं मानता हूं कि कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों के साथ जो कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन लोकतंत्र और आधुनिक हिंदुस्तान, एक पूरे देश में संविधान, लोगों के अधिकार, इसके लिए लड़ रहे हैं, वैसे तमाम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम की मैं बात करूंगा, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर से लेकर के भगत सिंह के हम जो उत्तराधिकारी हैं, देश के कम्युनिस्ट हैं, उस सब मिला करके एक रेनबो कॉलिशन आप कह सकते हैं, एक आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। आज हमें लगता है कि इसी में फिर से देश में कम्युनिस्टों का नया उभार आएगा। कम्युनिस्टों की पूरी सक्रियता, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रियता की मांग तो इसी समय है। ये तो दौर ऐसा है कि जहां इतना बड़ा चैलेंज बीजेपी ने, आरएसएस ने देश के सामने
पूरा रख दिया है कि अगर आपको लड़ना चाहते हैं तो यही तो लड़ने का वक्त है। तो हमें लगता है कि देश में कम्युनिस्टों के सामने ये ऐसा दौर है जो शुरुआती दौर में जिस तरीके से हमारे सामने आजादी का सवाल था, आज उसी तरह से आज उस आजादी से मिले तमाम उपलब्धियों की रक्षा और एक आधुनिक हिंदुस्तान के निर्माण, इस सवाल हमारे सामने है आज। दीपंकर जी, ये माना जाता है दो प्रमुख आलोचनाएं होती हैं कम्युनिस्ट पार्टियों की और कम्युनिस्टों की। एक तो ये कि वो बिखर गए 64 के बाद, जो विभाजन हुआ, फिर नक्सलवाड़ी आंदोलन और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट के आए और उन सब से पूरा आंदोलन बिखरता चला गया। एक और दूसरा ये कि एक किस्म की सैद्धांतिक जड़ता कम्युनिस्टों में थी, जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को वो अडॉप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। नहीं, पहली बात तो जिसको आप बिखराव कह रहे हैं मैं उसको विस्तार कहता हूँ। कि भाई स्प्लिट तो हुआ, मान लीजिए नक्सलबारी से पहले ही 64 का स्प्लिट हुआ, उस समय कोई एमएल तो था नहीं। नक्सलबारी ने एक देश में नया उभार पैदा किया, बहुत सारे इलाके में पहली बार बहुत सारा तबका, बहुत सारे इलाके कम्युनिस्ट के मानचित्र में थे नहीं, वो जुड़े इसके साथ। तो हमें नहीं लगता है कि इससे सिर्फ बिखराव हुआ है, उसमें विस्तार हुआ है, व्यापक दायरे में आंदोलन गया, आंदोलन का, कम्युनिस्ट आंदोलन का एक रिन्यूअल हुआ। नक्सलबारी अगर नहीं हुआ होता तो आज हम जिस ठहराव की चर्चा, उस ठहराव के खिलाफ ही तो नक्सलबारी था कि हमें ठहरना नहीं है, हमें सब कुछ मिल नहीं गया है, देश में लड़ना है हमें। तो हमें लगता है कि विस्तार तो हुआ है, इसलिए मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि अलग अलग इतना बड़ा देश है तो 3-4 कम्युनिस्ट पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सब साथ साथ मिलकर हम लोग लड़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की जरूरत, हमें लगता है कि मामला वहां नहीं फंसा। देखिए, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में ही तो आप अगर कहेंगे कि ये न्यू लिबरल पॉलिसीज का दौर है तो आपको कॉरपोरेट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। तो बंगाल में सीपीएम की जो सरकार थी वो कहाँ गई? जिस समय भूमि सुधार कर रही थी, जिस समय वहां सरकार में ऑपरेशन बरगा हो रहा था, उस दौर में तो कोई संकट नहीं आया था। जब वो पूरे ये जो कॉरपोरेट मॉडल को अपनाने की कोशिश की गई कि भाई फैक्ट्री बनेगी तो टाटा ही बनाएंगे, सिंगूर में ही फैक्ट्री लगेगी, उसी जमीन पर फैक्ट्री लगेगी, ये जो पूरे टोटल, जिसको लोगों ने समझा कि यही प्रैग्मेटिक रास्ता है, और वो प्रैग्मेटिज्म ने खत्म कर दिया वहां की पूरे सरकार को और पूरे लेफ्ट को बड़ा संकट में डाल दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि वो संकट का कारण है। वो जितना आधुनिक बनना है, नए टेक्निक का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नए दौर में तो बहुत सारे सवाल है। नए दौर में तो आपसे किसी को कॉर्पोरेट दिखाई दे रहा है, हमें तो क्लाइमेट क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है। पूरे दुनिया में जो आज जो क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर लोग परेशान है, और लोग तो समझ रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट प्लंडर ने और कैपिटलिज्म के इस पूरे जिस तरीके का मॉडल बना है, उसी मॉडल ने आज तो पूरे दुनिया को ही, पृथ्वी को एक अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। तो हमें तो कम्युनिस्टों को तो वो क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर भी सोचना चाहिए। इसके लिए प्रैग्मेटिज्म की जरूरत नहीं है, इनोवेशन की, डायनामिज्म की, इनोवेशन की जरूरत है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे देश में एक चर्चा है कि भारत में ये क्लास स्ट्रगल नहीं चलेगा। ये कम्युनिस्ट क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, भारत का समाज कुछ और है और यहाँ क्लास नहीं है बल्कि कास्ट है, कुछ और है, कुछ और आइडेंटिटी है, उसी पर चलेगा। और इसमें एक कारण शायद ये भी है कि कम्युनिस्टों ने जो क्लास स्ट्रगल के नाम पर जिस तरह का एनालिसिस किया और जिस तरह का प्रैक्टिस किया, उसमें एक जिसको मैं कहता हूं कि एक मैकेनिकल, शायद कुछ एब्स्ट्रैक्ट, कुछ मैकेनिकल बातें थी। कुछ लोग कास्ट को इसी रूप में समझते हैं कि शायद वो बस कुछ आर्थिक मांगे हैं, किसान को कीमत मिलनी चाहिए, फसल की जमीन मिलनी चाहिए, मजदूर को बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, इतना ही है क्लास स्ट्रगल। और हमने जहां तक मार्क्सवाद को समझा, दुनिया भर के कम्युनिस्ट आंदोलन को देखा और अपने देश में भी जो प्रयोग हम लोग लगातार कर रहे हैं, ये क्लास स्ट्रगल सिर्फ कुछ आर्थिक मांगों को लेकर के, आर्थिक सुधार के लिए अर्थवादी आंदोलन नहीं है। क्योंकि समाज, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कहा कि सोसाइटी सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लासेस, क्लास स्ट्रगल इज द ड्राइवर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कि कोई भी समाज, ये क्लास हर समाज के लिए है। तो आज हमें लगता है कि भारत में
हम जो क्लास की बात करते हैं वो एक व्यापक संघर्ष की बात है, जिसमें ऑब्वियसली हमने तीसरी रूप में इसका फॉर्मुलेट किया है कि क्लास को अगर आप एक बड़ा सी मानते हैं, उस सी के साथ आपको और दो सी और दो जी ये हमेशा जोड़ना होगा। दो जो और सी की मैं बात कर रहा हूं, कास्ट एंड कल्चर। इस देश में अगर एंटी कास्ट स्ट्रगल नहीं होगा, तो अम्बेडकर ने कहा था कि कास्ट जो है ये श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है, और इसीलिए वो श्रमिकों की एकता की बात करते थे। तो श्रमिक की एकता बनेगी कैसे? अगर श्रमिक जातियों में बटे रहेंगे और तमाम जाति व्यवस्था, उसका पूर्वाग्रह, उसके अहंकार, वो सब कुछ आत्मसात करके उसी तरह से अगर श्रमिक का अस्तित्व होगा, तब तो नहीं बनेगा। इसीलिए श्रमिक को एकताबद्ध करने के लिए एंटी कास्ट स्ट्रगल बहुत जरूरी है। और वो एंटी कास्ट स्ट्रगल को, वो जो ट्रेडिशन है, वो मैं मानता हूं कि क्लास स्ट्रगल के साथ ही बिल्कुल साथ साथ चलने वाली चीज है। दूसरा है कल्चर। भारत जैसे देश में ये जो डाइवर्सिटी है, तो अगर हम मान लीजिए पूरे देश में मजदूर वर्ग की बात करेंगे, तो एक बंगाल का मजदूर, एक तमिलनाडु का मजदूर, और एक बिहार का मजदूर, और एक आपके कश्मीर का मजदूर या पंजाब का मजदूर, वो जब तक कल्चरल डाइवर्सिटी को हम नहीं समझेंगे और उसको एक उसके अंदर आत्मसात कर पाएंगे, तब तक तो हम कल्चरली अलग हो जाएंगे। तो वो एक कल्चरल यूनिटी चाहिए, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए। सिर्फ धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म भी, भाषा भी, सब मिला करके एक मल्टी कल्चरल वो चाहिए। और दो जी, एक जी है जेंडर। अक्सर हम लोग जब बात करते हैं उसमें महिलाएं गायब हो जाती है। तो महिलाएं, मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की पितृसत्ता के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी लंबी लड़ाई है इस देश में। और उसके साथ साथ एक जी मतलब जनरेशन। हर जनरेशन में माहौल बदलता है, हर 20 साल में मांगे बदल जाती है, उसकी उम्मीदें बदलती है, उनके सवाल बदलते हैं। तो ये गति हर जनरेशन में जो शिफ्ट है, ये भी क्लास स्ट्रगल के प्रभाव में इसको रखना चाहिए। तो जड़ता की बात अगर आती है, तो मुझे लगता है कि जड़ता कहीं कहीं हम लोगों का जो फ्रेमवर्क है, जो एनालिसिस है, उसमें कभी कभी किसी फ्रेम में हम फंस जाते हैं। तो उस फ्रेम में फंसना नहीं है, एक निरंतरता, एक गति उसमें चाहिए। तो मुझे लगता है कम्युनिस्ट आंदोलन में ज्यादा गति की जरूरत है। और आज के दौर में ये जो चुनौती है, इस चुनौती को कबूल करना होगा। इससे तो बिल्कुल हम अलग, हमारे लिए कोई अलग देश बना के नहीं देगा। और इसीलिए जी। मार्क्सवाद की एक बात, बहुत बुनियादी बात है, कि मार्क्स ने समाजवाद का सपना तो देखा, लेकिन कभी उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनको लगता ही था कि ये तो बनेगा जहां आप हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप हैं, उसी समाज में जो उपलब्ध मटेरियल है, गिवन सिचुएशन एंड गिवन मटेरियल्स, ये मटेरियल आप नहीं मंगा सकते कि हमें ऐसा समाज चाहिए तब जाकर के हम वहां कम्युनिज्म लाएंगे। जिस समाज में आप हैं, जिस माहौल में आप हैं, उसी माहौल में माहौल को बदलने के लिए, इसलिए वो जो मार्क्सवाद की बात है कि एनालिसिस सिर्फ नहीं, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। तो हमें लगता है कि ये जो एक अर्ज, ये एक ताकीद जो बिल्कुल होनी चाहिए कम्युनिस्टों के अंदर, ये बेचैनी कि कैसे इस दुनिया को आप बदल सकते हैं, कितनी जल्दी बदल सकते हैं। तो ये बेचैनी और गति, मैं तो कहूंगा कि ये दोनों, और इसके लिए बहुत गहरी संवेदना और ज्यादा संवेदनशीलता और ज्यादा क्रांति के लिए ऊर्जा, बेचैनी और गति। और यही चीज हमें लगता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन को जब जब ठहराव आता है, तो समय समय पर शायद इसका भी कहीं से वो होता है, कोई आंदोलन खड़ा होता है, कोई विचार आता है और लोग फिर ऊर्जा के साथ लग जाते हैं। मुझे तो लगता है कि आज का जो फासीवाद का दौर है, हमारे सामने बिल्कुल ऐसी एक चुनौती इस दौर में पेश कर दी। इस चुनौती को कबूल करते हुए ही भारत के कम्युनिस्ट फिर आगे बढ़ेंगे। दीपंकर जी, आपने दो सी और दो जी की बात की, तो ये रियलाइजेशन अभी पिछले 10-15 साल में ही कम्युनिस्टों में देखा जा रहा है कि ये इनको इग्नोर किया गया, और उनके संगठन नहीं में भी नहीं। ये एक हाँ मिनट में बात पूरी कर। और एक हाँ। आरोप ये लगता रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टियों में लीडरशिप है, वो भी अपर कास्ट की रही है। वो भी चूंकि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिन कास्ट की आप बात कर रहे हैं, इस वजह से वो छिटक गए, दूसरी तरफ भी चले गए। नहीं, इसमें दो बात है। पहली बात, ये पिछले 10 साल या 15 साल की बात नहीं है। हमारे आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो हमने शुरू से
शुरू से इस व्यापक क्लास स्ट्रगल की ही बात की है और उसी पर हमने अमल किया है। हाँ, ये जरूर है कि आप लीडरशिप में दिखेंगे कि भाई ऐसे लोग हैं जो अगर कास्ट आइडेंटिटी के हिसाब से बात करेंगे तो आपको लग सकता है कि अपर कास्ट के हैं, लेकिन वो अपर कास्ट के पॉलिटिक्स नहीं करते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन किस कास्ट में पैदा हो रहे हैं ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो समाज आपको एक उसमें डाल देता है कि भाई आप इस घर में पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी उस कास्ट से जो भी आपको प्रेजुडिस मिलता है, उस कास्ट की वजह से आपको जो प्रिविलेज मिलता है, उस प्रिविलेज के खिलाफ, उस प्रेजुडिस के खिलाफ अपना विचार और अपना व्यवहार, ये जैसे आप कोई होश संभालते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों में जो भी आपको दिखते हैं, अभी भी अपर कास्ट के लोग जगह जगह आपको दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो उस कास्ट के बिल्कुल विचार के खिलाफ, वो ब्राह्मण परिवार में हो सकता है पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकते। अगर ऐसे विचार जिनके अंदर कोई जाति वाला विचार हो, वो विचार कम्युनिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट में चल ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं तो कहूंगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कास्ट इज नॉट डिविजन ऑफ लेबर, इट इज डिविजन ऑफ लेबरर्स। तो अगर मान लीजिए हम इसमें अगर यूनाइट करने की बात तो कर रहे थे वो, कि सबको यूनाइट करना है, तो यूनाइट करना है एंटी कास्ट आधार पर करना है। और हमें लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां यही कोशिश में है कि यहाँ हम एंटी कास्ट आंदोलन को अपना एक तरीके से की मान करके करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूर ये भी जरूरी है कि जैसे जैसे कम्युनिस्ट आंदोलन और ज्यादा इस देश में दलितों में, आदिवासियों में, महिलाओं में इसका विस्तार होगा, तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल एक नई पीढ़ी कम्युनिस्ट नेताओं की, जो दलित पृष्ठभूमि से, आदिवासी पृष्ठभूमि से, महिला से आपको और मिल जाएंगे। और जितनी जल्दी ये हो सके उतना अच्छा है, उसी से कम्युनिस्ट आंदोलन को और ताकत मिलेगी। और हम लोग तो बिल्कुल इस कोशिश में हैं कि और बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट आंदोलन के लीडरशिप में हर लेवल के कमेटियों में भागीदारी बढ़े, और जो समाज में जो व्यापकता है, जो रिप्रेजेंटेशन व्यापक होना चाहिए, जो विविधता है, वो विविधता और व्यापकता हर स्तर पर वो दिखे। ये बताइए कि क्या इस पिछले हाल के वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टियों से लोगों के जुड़ने का सिलसिला बढ़ा है या घटा है? तमाम आंकड़े कहते हैं कि घटा है। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये। देखिए, बढ़ने और घटने का, देखिए कुछ लोग कभी कभी थकने लगते हैं, कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं, ये रहता है। लेकिन हमने जो देखा है कि हमारा तो, चाहे आप छात्र नौजवानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, आदिवासियों की बात करें, चुनाव में वोट की बात करें, जैसे बिहार में ही इस चुनाव में भी कुछ लोग इसी बात को करेंगे कि भाई माले के पास 12 सीट थी, इस पर 2 सीट आई है, इसका मतलब 12 से 2 मतलब 1/6 पे आप आ गए। लेकिन अगर हम वोट की बात करेंगे, 13 लाख वोट ला करके हम 12 सीट जीते थे, और इस बार 14 लाख से ज्यादा वोट ला करके हम 2 सीट जीते हैं। तो वोट की संख्या में तो हम देखेंगे, प्रतिशत में हम घटे हैं, लेकिन वोट तो बढ़ा है हमारा। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि जनाधार के लेवल पे, चुनाव के समर्थन के लेवल पे, या आंदोलन के कार्यकर्ताओं के हिसाब से, हाँ ये जरूर हम कहेंगे कि जितना बड़ा देश है, जितनी जबरदस्त हमारे सामने चुनौती है, उसके लिए जो चाहिए, उससे हम लोग बहुत पीछे हैं, उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन जहां हम थे उससे हम पीछे जा रहे हैं, उससे सिकुड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज जो परिस्थिति की मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा आंदोलन, जितने बड़ा आधार चाहिए, वो निश्चित तौर पर हमारे पास अभी नहीं है। दीपंकर जी, आपने शुरुआत में कहा कि सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता में भागीदारी मिले ना मिले, हम जमीन पर सक्रिय हैं। लेकिन ये जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें परिवर्तन का औजार है सत्ता। संसद में है आप, रिप्रेजेंटेशन, आप दबाव डालते हैं, सरकार में होते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो ये कहने से कैसे इससे कैसे बच सकते हैं आप, ये कह के कि ठीक है हमारे हाथ में सत्ता नहीं है लेकिन हम जनता के बीच में सक्रिय हैं? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि देखिए, सत्ता, हम नहीं कह रहे कि सत्ता नहीं चाहिए, तो बिल्कुल हमने नहीं कहा। क्रांति का मतलब ही है कि जनता के हाथ में सत्ता हो। तो ये सवाल है कि इसमें देश में अमीरों का राज चल रहा है, अदानी अंबानी का राज चल रहा है,
इस बात को तो हमें नहीं लगता है कि इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे में हम जब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, जहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी अगर सत्ता में भी आ जाए उसको भी टकराना पड़ेगा, उसको भी टकराना पड़ेगा। वहां अदानी के पूरे दबाव से उसके आगे झुकने से काम नहीं चलेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। तो कहीं भी हमने कहा है कि ये जो सत्ता में मान लीजिए 2-3 राज्य में कम्युनिस्टों की सरकारें होती थी, आज नहीं है, ये मेरे ख्याल से अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसी से कोई अगर हम लोग इसको थर्मोमीटर बैरोमीटर मान ले, इसी से पता चलेगा, तो वो नहीं है। हमने इस एंगल से कहा कि आज जो आप आरएसएस को अगर देख रहे हैं, 100 साल की उसकी यात्रा है और उसने उसको सत्ता नहीं मिली थी, उसने समाज में काम किया और धीरे धीरे समाज में अपना नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते आज लेकिन जो भी वो कर रहा है सत्ता के बल पर ही कर रहे हैं। सत्ता के बल पर ही पूरे एक प्रतिक्रांति को अंजाम दे रहे हैं। और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर इस देश में सत्ता एक औजार है परिवर्तन के लिए, समाज को बदलने के लिए। वो सत्ता हमारे पास अभी है नहीं, तो जो नहीं है उसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास है या जैसे भी हो हमको वहां पहुंचना है। तो जैसे भी हो कोई सत्ता का टुकड़ा हमें चाहिए, ये बात हम नहीं करेंगे। सत्ता बिल्कुल चाहिए। वो सत्ता एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए चाहिए और ये तो रहेगा। तो सत्ता आपके हाथ में हो चाहे ना हो, सत्ता को पूर्व शर्त हम नहीं बना सकते कि सत्ता आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन तब तो सत्ता आपके हाथ में आएगी ही नहीं। हम कुछ करेंगे, लड़ेंगे और लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी मान लीजिए आपके हाथ में कभी सत्ता भी होगी और सत्ता का भी आप इस्तेमाल कर ले जाएंगे। इस हिसाब से हमने कहा कि सत्ता हमारे लिए ना कोई पूर्व शर्त है, ना ये अपने आप में कोई अलग कोई अल्टीमेट कोई लक्ष्य है। हमें तो समाज को बदलना है और एक बेहतर समाज, एक लोगों के पास और ज्यादा अधिकार, एक मानवता की संपूर्ण मुक्ति, ये है कम्युनिस्टों के सामने अल्टीमेट लक्ष्य और उस दिशा में हम लोग बढ़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि कम्युनिस्टों के पास जितनी भी सत्ता थी, उसका इस्तेमाल वो अपने आप को सशक्त बनाने में नहीं कर पाए और ये वजह भी थी कि विस्तार नहीं हुआ और सत्ता भी हाथ से गई और जन समर्थन भी बंगाल में, त्रिपुरा में, अब पता नहीं केरल में भी परिवर्तन हो जाए? नहीं, इसलिए हमने कहा कि देखिए सत्ता से आपका विस्तार नहीं हुआ, ये बात तो बिल्कुल सही है। बंगाल की सरकार थी तो बंगाल में ही सरकार थी, बंगाल में सरकार है, इस वजह से कोई झारखंड में, कोई असम में, कोई बिहार में कम्युनिस्टों का विस्तार नहीं हुआ। कम्युनिस्टों का झारखंड में विस्तार हुआ झारखंड आंदोलन में, कोयला मजदूरों के आंदोलन में, आदिवासियों के आंदोलन में। कम्युनिस्टों का बिहार में विस्तार हुआ, वहां दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए, सामंती जो दबदबा है उसके खिलाफ लड़ते हुए। तो कम्युनिस्टों का विस्तार आंदोलन के जरिए होगा हर जगह। बंगाल में भी सत्ता अगर किसी जमाने में आई 77 के बाद, पहले 67 के बाद ही आना शुरू हुआ था, वो एक लंबी लड़ाई थी, वो तेभागा का आंदोलन था, वो 60s के नक्सलवादी से पहले भी फूड मूवमेंट था। तो मूवमेंट से सत्ता, और सत्ता मान लीजिए 34 साल सत्ता में थे और हम तो मानते हैं कि उसमें निश्चित तौर पर एक समय तो आएगा कि सत्ता आपके हाथ से निकलेगी, तो लेकिन दोबारा आप सत्ता में आ सकते हैं। ये जो बंगाल में हुआ कि आप सत्ता से बाहर हुए तो बिल्कुल बाहर हो गए, ये मेरे ख्याल से एक इससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। केरल में ऐसा नहीं हुआ है, केरल में समय समय पर सत्ता हाथ से निकली है, फिर लोगों ने वापसी की है। केरल का जो मॉडल है उसमें कोई सत्ता निर्भर मॉडल नहीं है, कम्युनिस्टों का एक लंबा प्रभाव है, बहुत सारे उनके सांस्कृतिक सामाजिक वहाँ आंदोलन के प्रभाव है और एक तरह से वो प्रभाव ऐसा है कि सरकार बदल जाने से प्रभाव खत्म नहीं होता है, क्योंकि समाज उस प्रभाव को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे केरला में आज अगर आप कहेंगे कि भाई पॉवर्टी कम हुई है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से केरला बाहर आया, केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी आई सबसे पहले, तो ये बहुत केरला में आमतौर पर सबसे ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी है, हिंदू मुस्लिम ईसाई एक साथ, लेकिन आमतौर पर वहां कोई दंगा फसाद नफरत की राजनीति चलती नहीं है। तो ये जो एक तरीके के एक कल्चर भी वहां डेवलप हुआ है, उसमें कम्युनिस्टों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वो सत्ता पर डिपेंडेंट नहीं है। आप चुनाव हार भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि केरल का समाज बिल्कुल बदल जाएगा तुरंत।
लेकिन बंगाल में ये जरूर हुआ है कि सत्ता हाथ से निकलने के बाद लगातार कम्युनिस्टों की जो गिरावट आई है, वो गिरावट को हम लोग कम से कम चुनाव के मोर्चे पर उसको रोक नहीं पाए। उसको अभी तक संभव नहीं हुआ उसको रोकना। तो इसमें बंगाल के लिए तो निश्चित तौर पर सोचने की बात है। त्रिपुरा में मैं मानता हूं कि शायद कम्युनिस्ट अब फिर से आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन सत्ता में अभी भी है। कम्युनिस्टों की कमजोरी या कांग्रेस की भी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए, तो वहां तो निश्चित तौर पर बदलाव आना चाहिए। बंगाल में भी हमने इसीलिए सोचा है कि एक कम्युनिस्टों के पुनर्जागरण, फिर से एक उसमें एक जोश भरना जरूरी है। और फिलहाल सत्ता में तो शायद कम्युनिस्टों की वापसी नहीं होगी, लेकिन एक तीसरी ताकत के रूप में, ताकि ये जो बंगाल बढ़ता चला जा रहा है टीएमसी और भाजपा के बीच में, वहां एक तीसरा मजबूत कौन खड़ा हो, त्रिपुरा मैंने ओडिशा जैसा ना हो। इसके लिए बंगाल में कम्युनिस्ट रिवाइवल, एक थर्ड फोर्स का निर्माण, ये जरूरी है। और हमें लगता है कि इस दिशा में हम लोग बढ़ पाएंगे। एक सवाल और है कि दुनिया भर में न्यू लेफ्ट, नियो कम्युनिज्म और तमाम तरह से जो आइडियोलॉजिकल अपडेशन का मामला है, उसकी चर्चा होती रही है। क्या हिंदुस्तान में भी इसकी जरूरत है, या आपने अभी जो 2C और 2G ऐड करने की बात की, वो पर्याप्त है? नहीं नहीं, 2C 2G हम ऐड करने की बात नहीं कर रहे। हमें लगता है कि वो जो क्लास स्ट्रगल का जो उसकी अवधारणा है, उसमें वो शामिल है। अगर उसको हम लोग शामिल नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, वो हमारी कमजोरी है। वो कोई क्लास स्ट्रगल की अपनी कोई कमजोरी नहीं है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आज के दौर में अगर जैसे हम जस्टिस की बात करेंगे, तो हमारे संविधान में लिखा है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लेकिन आज के दौर में लोग कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट जस्टिस, इसके बगैर तो दुनिया बचेगी कैसे, हम आगे रहेंगे कैसे। इतने सारे मुद्दे आ गए हैं, इतना नया नया किस्म का संकट आया है। तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर कम्युनिस्ट आंदोलन तो इससे जूझेगा, और जूझते हुए ही इसका एनरिचमेंट वो रुकता नहीं है। ये तो और नहीं तो अभी हम तो अगर ये कह देंगे कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा गया था और कैपिटल जिस समय मार्क्स ने लिखा था वो अल्टीमेट है, अगर हम कह देंगे कि ये क्लोज सिस्टम है, इसमें कहीं कोई एक्सपेंशन डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो किसी भी चीज में जहां हम मान जाएंगे कोई डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं है, कोई विस्तार की गुंजाइश नहीं है, तब तो वो लिविंग नहीं है, वो डेड है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पूरे कम्युनिज्म का विचार, कम्युनिज्म के लिए जो जद्दोजहद है, क्योंकि कम्युनिज्म तो आया ही नहीं, ये तो भविष्य के लिए आप लड़ रहे हैं। तो जहां आप एक भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपना एक दुनिया ऐसा चाहते हैं कि जहां शोषण ना हो, जहां हिंसा ना हो, एक युद्ध ना हो, वहां लोगों को अपना पूरा अधिकार मिले, मानवता का एक तरीके से पूरी जीत हो, तो वो तो आपको आगे का लक्ष्य है। और इसीलिए उसमें निश्चित तौर पर नए नए सवाल, नए नए प्रयोग, नए किस्म के संघर्ष, इसकी हमेशा जरूरत और गुंजाइश बनी रहेगी। अभी तो नई चुनौतियां आने वाली हैं टेक्नोलॉजी की वजह से जो हो रहा है, और फिर एआई की वजह से दुनिया भर में जो परिवर्तन आएंगे, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ेगी। तो ये आपकी आइडियोलॉजी या स्ट्रेटजी में कितना आप उसको शामिल कर पा रहे हैं अभी? नहीं, अभी जैसे देखिए, बात तो आपने सही कहा कि अ, जो कम्युनिस्टों के एनालिसिस में जो रिवॉल्यूशन की बात है, ये रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं कि कुछ लोग रिवॉल्यूशन चाहते हैं। ये रिवॉल्यूशन इसलिए क्योंकि आपका एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जो आप जिस धर्रे पर चल रहे हैं उससे एक बिल्कुल हट करके आपको एक नए छलांग लगाने की जरूरत होती है। तो जैसे आप देख लीजिए एआई, ये कोई कम्युनिस्टों के लिए अलग संकट तो नहीं है। ये साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आप ऐसी जगह पर पहुंचे हैं, आपने न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाया, आपने न्यूक्लियर बम भी बना दिया, और अगर आप उस पर नहीं रोक पाएंगे तो आपने ऐसे टेक्नोलॉजी बना दिया, ऐसे साइंस का आपका डेवलपमेंट हुआ जो आपको खत्म कर देगा। उसी तरह से ये एआई जो है, एआई का इस्तेमाल निश्चित तौर पर आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपको बहुत गति बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये इसका पूरा इस्तेमाल कंप्लीटली लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए भी हो सकता है।
तो अगर अगर ये हो जाएगा कि समाज में इतने लोग हैं और ये आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वो सुपरफ्लुअस बन जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी, उनके पास कोई काम नहीं होगा, तो तब क्या होगा देश में? तो हमें तो लगता है कि ये क्लाइमेट के लेवल पर भी और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी पूंजीवाद ने हमें ऐसी एक जगह पर पहुंचा दिया है जहां कैपिटलिज्म अब अनसस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है। आप इसी तरह से पूरे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए बढ़ेंगे और पूरा प्रकृति अब प्रतिशोध में चली जाएगी आपसे। और बिल्कुल उसी तरह से टेक्नोलॉजी के नाम पर आप एआई लगाते चले जाएंगे, ऑटोमेशन करते चले जाएंगे और लोग बेरोजगार होते जाएंगे, तो आपका समाज चलेगा नहीं। तो हमें तो लगता है कि ये एक तरीके से नया हमारे सामने एक क्राइसिस जो आ गया है, और शायद इसी क्राइसिस के समाधान से ही जो अगले हम समाजवाद की बात करते हैं, ये कैपिटलिज्म का मॉडल नहीं चल सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसा मॉडल चाहिए जो सस्टेनेबल हो, और मेरे ख्याल से सोशलिज्म को एक सस्टेनेबल मॉडल और एक डेमोक्रेटिक मॉडल के रूप में सामने आना है। और जो सस्टेनेबल होगा और डेमोक्रेटिक होगा, उसी को नए दौर में, नई सदी में लोग सोशलिज्म के रूप में परिभाषित करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे और उसको स्थापित करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि ये पूरा कम्युनिज्म के रिवाइवल के लिए आपको क्या लग रहा है, 5, 10 साल, 15 साल, ये क्या जो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमें तो लगता है कि देखिए, आप कम्युनिस्टों के रिवाइवल के एंगल से, सिर्फ इस एंगल से मत देखिए इसको। फ्यूचर तो के आज का जो एंगल दौर, से। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं जी। कि आज जिस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं, अगर अगर ये जो बीजेपी आरएसएस का जो कब्जा बन गया है, इनको और 10 साल आप दे दीजिए, तो 10 साल बाद तो हिंदुस्तान पहचान में नहीं आएगा। 10 साल के बाद जो हम आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ये राजनीति की भाषा, ये विचार की भाषा ही नहीं रहेगी इस देश में। तो हमें तो लगता है कि ये जो अगले जो 5-10 साल है, पिछले 10 साल ने बहुत कुछ हम लोगों को बर्बाद कर दिया, और 10 साल इसी बर्बादी में हम रह जाएंगे अगर, तब तो देश में शायद बहुत कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए कम्युनिस्टों का रिवाइवल तो इसी में होना है, इसी संघर्ष में ही। कम्युनिस्ट इससे अलग नहीं होना है, इससे अलग देश बर्बाद होगा और कम्युनिस्ट आबाद होते चले जाएंगे, देश में अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कॉरपोरेट का लूट बढ़ता चला जाएगा, जंगल काट दिए जाएंगे, वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे, गिने चुने लोग वोट डाल पाएंगे और कम्युनिस्ट आंदोलन फलता फूलता रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल। तो हमें लगता है कि ये जिस मोड़ पर हम खड़े हैं आज, इस पर तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो आर और पार वाली स्थिति है आज। और इसीलिए हमें तो लगता है कि इसी दौर में ही, इसी शिद्दत के साथ कम्युनिस्ट को लड़ना है, और तभी कम्युनिस्ट पार्टियों का भी, कम्युनिस्ट विचार का, आंदोलन का भी विस्तार होगा, और हिंदुस्तान भी निश्चित तौर पर एक आगे के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपंकर जी, इस बातचीत के लिए आपका नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।